हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो लास्ट टाइम पे हम लोग फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किए थे, आपको याद होगा। और फोटोसिंथेसिस में हम पिगमेंट्स वगैरह के बारे में बात कर रहे थे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होता है, और फोटो सिस्टम के बारे में हमने बताया कि ये भी बताया था आपको फोटो सिस्टम दो प्रकार का है। एक है PS1 और एक होता है PS2। दो टाइप का फोटो सिस्टम होता है। और हमने ये भी आपको बताया कि जो क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट होता है। मेन पिगमेंट वो रिएक्शन सेंटर है। बाकी सारे जितने भी पिगमेंट होते हैं वो सब एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। और एसेसरी पिगमेंट्स का एक ही काम होता है कि वो बहुत ज़्यादा हाई लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं खुद, और लो एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं रिएक्शन सेंटर को, ताकि रिएक्शन सेंटर बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलने से डैमेज ना हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा डायरेक्टली सनलाइट उसके ऊपर पड़ जाता है रिएक्शन सेंटर के ऊपर, उसका फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज हो जाता है ना, ब्लीचिंग हो जाता है, फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो डैमेज कर जाता है। तो एसेसरी पिगमेंट्स उसको हाई लाइट से, सोलराइजेशन से, हाई लाइट इंटेंसिटी से रिएक्शन सेंटर को बचाते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में हमने आपको दिखाया था क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अभी पिछले क्लास में। तो उसमें हमने बताया था क्लोरोप्लास्ट में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मेम्ब्रेन सिस्टम में लाइट रिएक्शन होता है, स्ट्रोमा जो फ्लूइड पार्ट होता है वहाँ पे डार्क रिएक्शन होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन, हम लाइट रिएक्शन के बारे में बात करें, ठीक है। जो लाइट रिएक्शन होता है बेटा, हमने ओवरऑल बोला था कि फोटोसिंथेसिस रेडॉक्स प्रोसेस होता है। आपने पढ़ा है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है ओवरऑल ये रेडॉक्स प्रोसेस होता है। लाइट रिएक्शन ऑक्सीडेटिव फेज है। लाइट रिएक्शन जो होता है ऑक्सीडेटिव फेज है। लाइट रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड हिल रिएक्शन। हिल रिएक्शन क्यों? रॉबर्ट हिल ने दिया था, ध्यान देना। जो लाइट रिएक्शन है इसका जो पूरा मैकेनिज्म है रॉबर्ट हिल ने दिया था, इसलिए इसको हिल रिएक्शन बोलते हैं। तो हिल रिएक्शन फोटो केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं ना। फोटो मतलब लाइट, लाइट यूज हो रहा है। तो फोटो केमिकल, लाइट के प्रेजेंस में लाइट एनर्जी, ध्यान देना, लाइट एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में होता है बेटा, इसलिए बोलते हैं फोटो केमिकल रिएक्शन। ग्रेनर रिएक्शन ये कहाँ होता है? थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में होता है, ग्रेनम में होता है, थाइलाकॉइड में होता है, इसलिए इसको ग्रेनर रिएक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बेटा होता क्या है? एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल अकर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड। मतलब आप देखोगे जो क्लोरोफिल रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर जब लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो मतलब एक्साइटेशन होगा, वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरा चलेगा, जेड स्कीम, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हम बताएंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। फोटोफास्फोराइलेशन, फोटोफास्फोराइलेशन मतलब एटीपी सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लाइट के प्रेजेंस में एटीपी का सिंथेसिस होगा, ये सब होगा। वाटर का स्प्लिटिंग होगा, ध्यान देना, वाटर स्प्लिटिंग होगा एंड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रिलीज्ड। तो वाटर का स्प्लिटिंग होगा, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रिलीज होंगे, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का यूज करके यूज टू सिंथेसाइज एटीपी, एटीपी का सिंथेसिस किया जाएगा। ध्यान देना, वाटर का स्प्लिटिंग होगा जिससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलेगा, और उसका यूज किया जाएगा इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADPH2। एटीपी और NADPH2 के सिंथेसिस में यूज किया जाएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, ठीक है। तो एटीपी और NADPH2 को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग या एसिमिलेटरी पावर। इसको रिड्यूसिंग या एसिमिलेटरी पावर बोला जाता है क्योंकि इसी का यूज किया जाता है एटीपी और NADPH2 के सिंथेसिस में, इसलिए इसको एसिमिलेटरी पावर या रिड्यूसिंग पावर भी बोलते हैं। तो अच्छा, ये इवेंट्स ना एक सीक्वेंस में होगा। जैसे लाइट रिएक्शन में सबसे पहले क्या होगा? क्लोरोफिल का एक्साइटेशन होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। फिर वाटर का स्प्लिटिंग होगा, ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन PS2 को रिएक्शन सेंटर को चला जाएगा। अभी हम बात करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो ये बताइए, जो वाटर स्प्लिटिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है इससे एटीपी और NADPH2 बनाते हैं, रिड्यूसिंग पावर बना लेते हैं, जिसका यूज कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में किया जाता है डार्क रिएक्शन में। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो होता है, वाटर इज द सोर्स या डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। वाटर जो होता है, वाटर का जो स्प्लिटिंग होता है, यही सोर्स है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का।
जाहिर सी बात है, आपने पढ़ा है कि प्लांट में ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होता है, तो वाटर का स्प्लिटिंग कराना ही पड़ेगा। और वाटर का जो स्प्लिटिंग होता है एसोसिएटेड विथ PS2, फोटो सिस्टम 2 से एसोसिएटेड होता है वाटर का स्प्लिटिंग, PS2 से। और वाटर स्प्लिटिंग डन बाय वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, WSC, या इसको ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, OEC भी बोलते हैं। तो सुन लो, जो वाटर का स्प्लिटिंग होता है बेटा, वाटर का स्प्लिटिंग एंजाइम कराता है, एंजाइम या प्रोटीन कराता है। तो वाटर स्प्लिटिंग डन बाय वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, या इसी का दूसरा नाम है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि जब वाटर स्प्लिट होगा, फोटोलिसिस होगा, तो ऑक्सीजन तो अपने आप निकलेगा ना, इसलिए इसको ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और ये जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है, इट इज़ मल्टी एंजाइम या मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। ये कहाँ बैठा होता है? लोकेटेड ऑन इनर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ध्यान देना, लोकेटेड ऑन इनर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ PS2 के बगल में। जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन नहीं होता, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में ये अंदर की तरफ होता है, PS2 के बगल में। ध्यान से सुनना, लोकेटेड ऑन इनर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ होता है, PS2 के बगल में। 3 मिनरल आयंस आर रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है, इसको एक्टिवेट करने के लिए 3 मिनरल आयन की जरूरत है। क्या क्या? इसको काम करने के लिए 3 मिनरल आयन की जरूरत होती है, मैग्नीज, कैल्शियम और क्लोराइड आयन। ध्यान देना, मैग्नीज, क्लोराइड और कैल्शियम आयंस, 3 आयंस रिक्वायर्ड फॉर वाटर स्प्लिटिंग या ऑक्सीजन इवॉल्विंग। ऑक्सीजन इवॉल्व करने के लिए 3 मिनरल आयन की जरूरत है, जो हमने बता दिया यहाँ पे। और ये PS2 के बगल में रहता है, जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है PS2 के बगल में रहता है। तो आप यहाँ पे देखिए 2 वाटर मॉलिक्यूल है, 2S2 वो है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ने इसका ब्रेकडाउन किया। ये 3 चीज इसके एक्टिवेटर थे। तो क्या निकला? एक O2 मॉलिक्यूल बना, प्लस 4 हाइड्रोजन और 4 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन निकला। तो ये O2 और प्रोटॉन ये ल्यूमेन के अंदर पंप हो जाएगा, थाइलाकॉइड में जो ल्यूमेन होता है वहाँ पंप हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होके ना PS2 को चला जाता है, PS2 को। तो आप इसको नोट कर लेना बेटा, ठीक है? आप इसको नोट कर लो, फिर आगे हम और बता रहे हैं आपको। एक चीज ध्यान देना, जैसे मान लीजिए ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ठीक है? ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। अंदर का ये जो स्पेस होता है, स्पेस को बोलते हैं ल्यूमेन, ठीक है? तो बेटा एक चीज ध्यान देना, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में हम आपको बता दें, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में आप देखोगे जो PS2 होता है, PS2 मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ होता है। ये PS2 है जो मेम्ब्रेन में ना, देखो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ है। और इसी के बगल में रहता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है ये PS2 के ही बगल रहता है, ये भी थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे बैठा होता है। और जो PS1 होता है, जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, आप देखिए ये मेम्ब्रेन में ना, मेम्ब्रेन में ये बाहर की तरफ दिख रहा है, ये अंदर की तरफ है, ये मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ, ये PS1 है, ये मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ होता है। ये बात आप याद रखना। और एक एंजाइम होता है, ये बाहर क्या है? ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा, ये बाहर, ये सब ये स्ट्रोमा होता है, ठीक है? और एक एंजाइम होता है FNR, फ्लैवोप्रोटीन NADP रिडक्टेज एंजाइम, जो NADPH2 का सिंथेसिस कराता है। तो जो FNR एंजाइम होता है, FNR ये भी थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में बैठा होता है, लेकिन स्ट्रोमा की तरफ बाहर निकला रहता है। जो FNR एंजाइम होता है, ये एंजाइम है FNR, पूरा नाम है फ्लैवोप्रोटीन NADP
रिडक्टेज, फ्लावोप्रोटीन NADP रिडक्टेज एंजाइम। ये एंजाइम बैठा तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे ही है, लेकिन ये स्ट्रोमा की तरफ निकला रहता है, स्ट्रोमा की तरफ, और यही NADPH2 का सिंथेसिस कराता है, NADPH2 बनाता है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे हम और भी चीज़ें आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसको बना लीजिए, आप पहले लिख लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा कि ये जो इनग्रेना लैमेली, जैसे अभी जो हमने पिछले क्लास में क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम दिखा रखा है, तो उसमें देखिए डायग्राम में हमने आपको मेम्ब्रेन सिस्टम और फ्लूइड पार्ट दिखा रखा है। तो मेम्ब्रेन सिस्टम इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, आपने पढ़ा था ना। तो जो ग्रेना लैमेली है और स्ट्रोमा लैमेली है, ये लाइट रिएक्शन का पार्ट है। स्ट्रोमा जो होता है फ्लूइड पार्ट, वो डार्क रिएक्शन का पार्ट है, वहीं पे डार्क रिएक्शन होता है। मेम्ब्रेन सिस्टम में लाइट रिएक्शन होता है। तो इन ग्रेना लैमेली जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, बोथ PS1 एंड PS2 प्रेजेंट। ग्रेना लैमेली में PS1 PS2 दोनों मौजूद होता है, वेयर एज इन स्ट्रोमा लैमेली में फ्रेट चैनल जिसको बोलते हैं, ओनली PS1 प्रेजेंट। PS2 एंजाइम, PS2 और FNR एंजाइम, FNR क्या है बताए थे, फ्लेवोप्रोटीन NADP रिडक्टेज, जो NADPH2 बनाता है रिडक्शन करा के NADP प्लस का, NADPH2 बनाने वाला एंजाइम, ये स्ट्रोमा लैमेली में एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ग्रेना लैमेली में आपको PS1, PS2, FNR तीनों मिल जाएंगे। स्ट्रोमा लैमेली में सिर्फ PS1 होगा, PS2 और FNR एंजाइम क्या होगा, ये एब्सेंट होगा। ठीक है, ये बात आप याद रखना। तो बेटा एक चीज बताएं, जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है वो स्ट्रोमा लैमेली में होता है, उसमें सिर्फ PS1 पार्टिसिपेट करेगा। इसका मतलब साइक्लिक में PS2 नहीं रहेगा, PS2 नहीं रहेगा तो वाटर स्प्लिटिंग नहीं होगा, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, और FNR एंजाइम भी नहीं रहेगा तो NADPH2 भी नहीं बनेगा, सिर्फ वहाँ पे PS1 का रोल रहेगा बस। जबकि नॉन साइक्लिक में PS1, PS2, FNR भी है, मतलब वाटर स्प्लिटिंग भी होगा, ऑक्सीजन भी रिलीज होगा, ATP भी बनेगा, NADPH2 भी बनेगा। साइक्लिक में सिर्फ ATP बनेगा, NADPH2 नहीं बनेगा, और ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगा। डिफरेंस बिटवीन PS1 एंड PS2, PS1 और PS2, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये हम आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है, बताने वाले हैं। PS1 ध्यान देना, फोटो सिस्टम फर्स्ट। PS1 का नाम PS1 क्यों पड़ा पता है? 1 का मतलब पहले डिस्कवरी हुआ, PS1 का डिस्कवरी पहले हुआ, इसलिए नाम पड़ गया PS1। लेकिन एक बार बताएं, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा ETS में इसका रोल बाद में आता है, ETS में PS2 पहले आता है। ठीक है, तो डिस्कवर्ड फर्स्ट, सो कॉल्ड PS1, डिस्कवरी पहले हुआ इसलिए नाम दे दिया गया 1, बट फंक्शन लेटर इन ETS। तो एक बार बताओ, नीट में क्वेश्चन अगर आ जाए कि PS1 एंड PS2 आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन या डिस्कवरी, तो आंसर होगा डिस्कवरी। डिस्कवरी के अकॉर्डिंग इनका नाम पड़ा है, ना कि फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो पहले डिस्कवर हुआ लेकिन काम बाद में करता है ETS में, इसका डिस्कवरी बाद में हुआ लेकिन ETS में इसका फंक्शन पहले आता है। ये इन्वॉल्व्ड इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक ETS, और ये इन्वॉल्व्ड ओनली इन नॉन साइक्लिक ETS। ठीक है, ये केवल साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों में काम करेगा, ये सिर्फ नॉन साइक्लिक में आएगा यूज। PS1 नॉट एसोसिएटेड विथ वाटर स्प्लिटिंग एंड ऑक्सीजन रिलीज, ये वाटर के स्प्लिटिंग और ऑक्सीजन के रिलीज से एसोसिएटेड नहीं है, और ये एसोसिएटेड विथ वाटर स्प्लिटिंग एंड ऑक्सीजन रिलीज, ये वाटर के स्प्लिटिंग से और ऑक्सीजन के रिलीज से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। PS1 जो होता है, PS1 को हम P700 भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल A, वो मैक्सिमम 700 नैनोमीटर वेवलेंथ तक की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा 700 नैनोमीटर वेवलेंथ है, इसलिए इसको P700 भी बोलते हैं। PS1 ऑल्सो कॉल्ड P700। जबकि जो PS2 होता है, PS2 में जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल A हैज एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट 680 नैनोमीटर वेवलेंथ, सो कॉल्ड P680। P680 इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो रिएक्शन सेंटर है उसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम 680 नैनोमीटर वेवलेंथ का है ना, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा का एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। मतलब फोटो सिस्टम 2 में रिएक्शन सेंटर
85, 82, 83, 81 इतने वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, मैक्सिमम 680 का करेगा, इसलिए नाम पड़ गया है P680। आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लें। तो यहां पे ध्यान देना बच्चों, हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस को हमने स्लैश करके फोटोफॉस्फोराइलेशन भी लिखा है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि बेटा है क्या, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा तो एटीपी भी बनेगा, और क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में एटीपी बन रहा है तो इसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन बोल रहे हैं ना। तो लाइट के प्रेजेंस में एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं हम फोटोफॉस्फोराइलेशन। आपने रेस्पिरेशन पढ़ा था, रेस्पिरेशन में भी आपने ईटीएस पढ़ा था, जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे हो रहा था, और वहाँ भी एटीपी बन रहा था, क्योंकि वो रेस्पिरेशन में हो रहा था, इसलिए बोलते हैं उसको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और ये लाइट के प्रेजेंस में एटीपी बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब होगा तो एटीपी भी बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिखाएंगे आपको हम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और साथ में दिखाएंगे कि कैसे एटीपी बनेगा। तो इसलिए इसको लाइट के प्रेजेंस में बन रहा है, इसलिए इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो सिंथेसिस ऑफ एटीपी इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन दो टाइप का है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन और फोटोफॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो होता है, इसका साइट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ, जाहिर सी बात है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है, एटीपी बनता है। तो एटीपी सिंथेसिस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और फोटोफॉस्फोराइलेशन का साइट है क्लोरोप्लास्ट। इसका साइट था माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन, इसका साइट है क्लोरोप्लास्ट का थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ग्रेना लेमली होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन का। एटीपी सिंथेसिस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लाइट के प्रेजेंस में एटीपी का बनना होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन दो टाइप का है बेटा, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। ध्यान देना, फोटोफॉस्फोराइलेशन दो टाइप का है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। हम दोनों के बारे में आपको बता रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ये भी आपको हम बता देते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, पहले लिख लीजिए आप इसको। ईटीएस या फोटोफॉस्फोराइलेशन, दो टाइप आपको हम यहां पे दिखा रहे हैं। टू टाइप्स, एक है यहां पे साइक्लिक, पहले दिखा देते हैं नॉन साइक्लिक ईटीएस या फोटोफॉस्फोराइलेशन, और दूसरा है साइक्लिक ईटीएस या फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आपको बता दें। तो बेटा एक चीज ध्यान देना, ईटीएस और फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों बात सेम नहीं है। ईटीएस और फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों बात सेम नहीं है। ईटीएस का एक पार्ट है फोटोफॉस्फोराइलेशन, ध्यान देना, फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द पार्ट ऑफ ईटीएस, दोनों सेम बात नहीं है। फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द पार्ट ऑफ ईटीएस। तो हम साथ में स्लैश करके क्यों दिखाए हैं, क्योंकि चाहे साइक्लिक प्रोसेस हो या नॉन साइक्लिक प्रोसेस हो, कोई सा भी ईटीएस हो, एटीपी तो बनना ही बनना है, लाइट के प्रेजेंस में एटी तो बनना ही बनना है ईटीएस के टाइम पे। इसलिए हम साथ में ये दिखा दिए, नॉन साइक्लिक एटीएस होगा जब तो एटीपी बनेगा, साइक्लिक एटीएस होगा तब भी एटीपी बनेगा। तो दोनों केस में एटीपी बनना है, इसलिए नॉन साइक्लिक ईटीएस में हम बोल देंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन,
साइक्लिक ईटीएस में भी एटीपी बनता है, तो इसलिए हम बोल देते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों में होना है, एटीपी दोनों में बनना है। तो दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में डिफरेंस देख लीजिए। जो नॉन साइक्लिक होता है बेटा, नॉन साइक्लिक में आप देखोगे PS1 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दोबारा वापस लौट के नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो लॉस हो जाएगा, दोबारा वापस लौट के नहीं आएगा, इसलिए बोलते हैं नॉन साइक्लिक। तो ध्यान देना, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2 रिलीज हो जाता है एंड नॉट रिटर्न बैक, वापस लौट के नहीं आता है, ठीक है, नॉट रिटर्न बैक, इसलिए बोलते हैं नॉन साइक्लिक। और यहां पे आप देखोगे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम PS1 रिलीज्ड, PS1 से रिलीज होता है एंड रिटर्न बैक टू PS1 से गया, PS1 में दोबारा आ जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, साइक्लिक, ठीक है। और नॉन साइक्लिक में बेटा देखो, बोथ PS1 एंड PS2 इन्वॉल्व, दोनों इन्वॉल्व होता है, PS1 और PS2 दोनों इन्वॉल्व्ड रहता है, बोथ PS1 एंड PS2 इन्वॉल्व। यहाँ पे आप देखेंगे केवल ओनली PS1 इन्वॉल्व, केवल PS1 इन्वॉल्व होता है, PS2 इन्वॉल्व नहीं होता। और एक बार बताइए, यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग होगा, वाटर स्प्लिटिंग अकर्स एंड O2 इवॉल्व्ड, वाटर का स्प्लिटिंग होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, इवॉल्व होगा, रिलीज होगा। और यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पे नो वाटर स्प्लिटिंग, कोई भी H2O का स्प्लिटिंग नहीं होगा, नहीं टूटेगा, ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, एंड नो ऑक्सीजन इवॉल्व्ड, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं होगा, वाटर का स्प्लिटिंग नहीं होगा। और जो नॉन साइक्लिक ईटीएस होता है बेटा, नॉन साइक्लिक ईटीएस में आप देखोगे, इसमें ध्यान देना, एटीपी और NADPH2 दोनों बनेगा, ATP एंड NADPH2 सिंथेसाइज्ड बोथ, दोनों का सिंथेसिस होगा, ध्यान देना, ATP और NADPH2 दोनों का सिंथेसिस होगा। और साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ ATP बनेगा, ओनली ATP सिंथेसाइज्ड, नॉट NADPH2 का सिंथेसिस नहीं होगा, सिर्फ ATP का होगा। और जानते हैं नॉन साइक्लिक में एक ATP और 2 NADPH2 का सिंथेसिस होगा एक साइकिल में, 2 NAD, मतलब एक टर्न में एक ATP और 2 NADPH2 का एक बार में, एक नॉन साइक्लिक ETS में। और साइक्लिक में देखेंगे 2 ATP बनेगा, 2 ATP एक बार में, NADPH2 एक भी नहीं बनता है, ध्यान देना बेटा। और आप PS1 PS2 का डिफरेंस देख चुके हो ना बेटा, यहाँ पे PS1 PS2 भी है और FNR एंजाइम भी है, तो ATP भी बनेगा, NADPH2 भी बनेगा, PS2 है तो ऑक्सीजन भी निकलेगा। और बेटा इधर आप देखिए ना, सिर्फ PS1 है साइक्लिक में, PS2 नहीं है तो वाटर का स्प्लिटिंग नहीं होगा, और FNR नहीं है तो NADPH2 नहीं बनेगा ना ये साइक्लिक वाले में। तो ये जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है बेटा, ये अकर्स कब होता है, अकर्स इन, ध्यान देना, अकर्स इन ब्राइट लाइट जब थोड़ा सा ज़्यादा हो,
bright light, aerobic conditions and in the presence of CO2। और ये जो साइक्लिक वाला होता है occurs in low light anaerobic conditions and in the absence of CO2। और ये जो नॉन साइक्लिक ETS है बेटा ध्यान देना, ये डोमिनेंट है, इन हायर प्लांट्स एंड एल्गी, हायर प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया होता है ब्लू ग्रीन एल्गी ना, इसमें डोमिनेंट है ब्लू ग्रीन एल्गी और हायर प्लांट में। और ये जो साइक्लिक ETS है ये डोमिनेंट है इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड एल्गी में भी यही होता है। एल्गी जो होता है, एल्गी में बेटा ध्यान देना ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट मिलता है। तो अंतिम के जो 2 पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स आपको समझना है। देखिए ये जो नॉन साइक्लिक ETS है बेटा, नॉन साइक्लिक ETS जो होता है हमने लिखा है अकर्स इन ब्राइट लाइट। ये ब्राइट लाइट में होता है, लाइट जब बहुत ज़्यादा ब्राइट हो। एरोबिक कंडीशन जाहिर सी बात है, जब PS2 इन्वॉल्व है, वाटर का स्प्लिटिंग होगा तो अपने आप ऑक्सीजन एरोबिक हो जाएगा। ब्राइट लाइट इसलिए हमने बोला ये ब्राइट लाइट में क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा नॉन साइक्लिक में PS2 भी इन्वॉल्व है ना, और PS2 तक लाइट पहुँचने के लिए लाइट का वेवलेंथ कम होना चाहिए, एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए। ध्यान देना PS2 कहाँ बैठा है, PS2 थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में अंदर, और मेम्ब्रेन के अंदर तक लाइट पहुँचने के लिए लाइट में एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए। एनर्जी ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा ना। इसलिए बेटा PS2 जो होता है, PS2 अंदर की तरफ बैठा है, अंदर की तरफ लाइट पहुंचना है तो लाइट थोड़ा ब्राइट होना चाहिए, उसका एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए। तो देखो ये मैक्सिमम 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को लेता है, 680। और PS1 तो मेम्ब्रेन में ऊपर ही बैठा है, और ऊपर बैठा है तो कम भी लाइट होगा, कम एनर्जी का लाइट होगा तब भी उसको मिल जाएगा। तो देखो PS1 ज़्यादा वेवलेंथ का एनर्जी लेगा, ज़्यादा वेवलेंथ मतलब ज़्यादा वेवलेंथ का लाइट लेगा, ज़्यादा वेवलेंथ लाइट होगा तो एनर्जी क्या होगा, कम होगा। 700 नैनोमीटर 700 नैनोमीटर है और PS2 का 680। तो PS2 का ध्यान देना वेवलेंथ 680 मैक्सिमम, वेवलेंथ कम है तो एनर्जी अपने आप क्या होगा, ज़्यादा होगा ना। और P700 वेवलेंथ ज़्यादा हो गया तो एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो PS2 बाहर बैठा है तो कम एनर्जी का भी लाइट होगा, कम एनर्जी मतलब ज़्यादा वेवलेंथ का लाइट होगा तब भी उस तक पहुंच जाएगा, ऊपर बैठा है। लेकिन PS2 तो मेम्ब्रेन में अंदर है और उसका वेवलेंथ कम है तो ज़्यादा एनर्जी का लाइट चाहिए। ज़्यादा एनर्जी जाहिर बात है मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ है ना, तो ज़्यादा एनर्जी का लाइट उसको चाहिए होगा। तो इसलिए हमने लिखा है ब्राइट लाइट, एरोबिक कंडीशन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ CO2। और ये जो साइक्लिक ETS है अकर्स इन लो लाइट मतलब कम एनर्जी का लाइट, मतलब ज़्यादा वेवलेंथ का लाइट होना चाहिए। एनारोबिक कंडीशन, वाटर स्प्लिटिंग होगा नहीं तो एनारोबिक कंडीशन हो जाएगा। अच्छा ये जो नॉन साइक्लिक ETS होता है ये डोमिनेंट है हायर प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया में।
हायर प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया में बेटा वाटर का स्प्लिटिंग होता है, ऑक्सीजन निकलता है ना, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होता है, वाटर का स्प्लिटिंग होता है। ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है हायर प्लांट और हायर प्लांट, इसमें वाटर का स्प्लिटिंग होता है। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होता, लेकिन आपने पढ़ा था ना वो फोटोसिंथेटिक लैमेली मेम्ब्रेन होता है, थाइलाकॉइड्स होता है फोटोसिंथेटिक वाला, या आपने पढ़ा है क्रोमेटोफोर, उसमें फोटोसिंथेसिस होगा इसमें। और ये जो साइक्लिक ईटीएस है ये डोमिनेंट है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, पर्पल सल्फर, ग्रीन सल्फर ये सब पढ़ा होगा, इनमें PS1 होता है, PS2 नहीं होता, वाटर का स्प्लिटिंग नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगा बैक्टीरिया में। एंड एल्गी, एल्गी जो होता है, एल्गी का ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन एल्गी, एल्गी में ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है बेटा। तो ये डोमिनेंट का मतलब क्या है? डोमिनेंट मतलब कॉमन है, डोमिनेंट मतलब कॉमन है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और एल्गी में, ये साइक्लिक वाला। नॉन साइक्लिक वाला हायर प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया में कॉमन होता है ना। तो ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक हो गया, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक ईटीएस हो गया। अब हम सबसे पहले आपको डायग्राम बना के दिखाएंगे, हम ध्यान देना, डायग्राम बना के दिखाने वाले हैं नॉन साइक्लिक ईटीएस का, नॉन साइक्लिक ईटीएस का हम आपको डायग्राम बना के दिखाने वाले हैं, ठीक है। आप इसको पहले बेटा नोट कर लो, मेंशन कर लो, फिर हम डायग्राम बना के दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा ध्यान देना, ये डायग्राम हमने दिखा रखा है जेड स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की, ठीक है, जेड स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। जेड स्कीम को नॉन साइक्लिक ईटीएस भी बोलते हैं, या जेड स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इसको दिया था गिवन बाय रॉबर्ट हिल एंड बेंडल, बेंडल और रॉबर्ट हिल दोनों ने मिलके जेड स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिया था, ईटीएस दिया था। तो एक चीज़ ध्यान देना आप यहाँ पे ये देखिए, ये PS2 है, ये PS1 है। तो PS2 से इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, तो ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। तो देखिए ना, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, जेड के आकार में आपको दिख रहा है ना, ये और ये जेड के आकार में दिख रहा है, इसलिए इसको बोल दिया जेड स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ध्यान देना, जेड स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बोला गया जेड के आकार में। तो ये नॉन साइक्लिक ईटीएस है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, आपको ध्यान से देखना है, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे हमने ये लिखा है रेडॉक्स पोटेंशियल, ध्यान दो, यहाँ पे हमने लिखा है रेडॉक्स पोटेंशियल। रेडॉक्स पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं, इसको वोल्ट में या मिली वोल्ट या मिली वोल्ट में इसको मेजर किया जाता है। रेडॉक्स पोटेंशियल नीचे हाई है, नीचे से ऊपर जाने पे रेडॉक्स पोटेंशियल कम होता जाएगा, ठीक है। और बेटा यहाँ पे ध्यान दो, ये हमने एक ये लाइन बना रखा है, लाइन के अंदर ये ल्यूमेन है, ल्यूमेन। जैसे आप देखो, आपको याद है ना, आप जैसे ये देखिए, ये क्लोरोप्लास्ट का ये थाइलाकॉइड है, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन के अंदर का स्पेस क्या कहलाता है? ल्यूमेन कहलाता है। तो ये पूरा प्रोसेस थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में हो रहा है, और ल्यूमेन में प्रोटॉन का पंपिंग होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग। तो ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? ये सारा प्रोसेस थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में होगा, ठीक है। ये सारा प्रोसेस थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे हो रहा है। तो आप देखिए, ये PS2 है, फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 2 में ये जो येलो कलर में हमने दिखा रखा है, ये रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर है ये, ठीक है। और यहाँ भी हमने दिखा दिया, ये रिएक्शन सेंटर है। तो बेटा ये ल्यूमेन दिखा रखा है। तो आप देखो, सबसे पहले क्या हुआ, जो PS2 है, PS2 के ऊपर लाइट पड़ा, T680 भी बोलते हैं ना, इसके ऊपर लाइट पड़ा। तो लाइट सबसे पहले ये देखिए एसेसरी पिगमेंट्स के ऊपर पहुंच रहा है, और फिर एसेसरी पिगमेंट से रिएक्शन सेंटर पे पहुंचा। तो लाइट का एनर्जी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो गया? कम हो गया, ताकि ये डैमेज ना हो। फिर यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ तक एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ। फिर ये ग्राउंड स्टेट में था, जो रिएक्शन सेंटर था ग्राउंड स्टेट में था। ग्राउंड स्टेट से ये एनर्जी पाके एक्साइटेड स्टेट में आ गया, और इससे क्या निकला? इलेक्ट्रॉन निकला, 2 इलेक्ट्रॉन निकला। देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ,
यहाँ से एसेसरी पिगमेंट से लेकर रिएक्शन सेंटर तक एनर्जी ट्रांसफर हुआ, और रिएक्शन सेंटर को जैसे एनर्जी मिला, क्लोरोफिल ए को मिला, उससे इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शुरू हो गया। तो ये जो रिएक्शन सेंटर ग्राउंड स्टेट में था, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ गया। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, ध्यान देना, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है जब ग्राउंड स्टेट में था, लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में आ गया तो ये वीक रिडक्टेंट हो जाएगा। ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है ग्राउंड स्टेट में, और एक्साइटेड स्टेट में ये वीक रिडक्टेंट हो जाता है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में से एक्साइटेड स्टेट में आया, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर कर दिया थियोफाइटिन को। इसी चीज को हमने यहां दिखा दिया, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, तो इलेक्ट्रॉन चला गया थियोफाइटिन को। ठीक है, तो थियोफाइटिन क्या है? थियोफाइटिन इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फ्रॉम PS2। थियोफाइटिन एक टाइप का क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल विदाउट मैग्नीशियम होता है। इट इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम एक्सेप्टर फ्रॉम PS2। फिर थियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन चला जाता है प्लास्टोक्यूनोन को। प्लास्टोक्यूनोन जो होता है एक टाइप का क्यूनोन होता है। क्यूनोन क्या है? बेंजीन डेराइव्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इसको इलेक्ट्रॉन आया, फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो होता है ये बहुत लार्ज साइज का, बड़े साइज का प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। इसके दो कंपोनेंट हैं, साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम F। दो चीज का बना है, इसलिए बोल दिया कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है। ठीक है, तो प्लास्टोक्यूनोन ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है प्लास्टोसाइनिन को। प्लास्टोसाइनिन जो होता है ब्लू कलर्ड कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है PS1 को। तो बेटा ध्यान देना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गया, नीचे से ऊपर मतलब अपहिल, नीचे से ऊपर जाना है, अपहिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना है। अपहिल के लिए क्या चाहिए होगा? अपहिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के लिए एनर्जी चाहिए होगा, एनर्जी। तो ये बताइए, अपहिल के लिए एनर्जी चाहिए होगा, तो एनर्जी कहाँ से आएगा? ये देखिए, एनर्जी सनलाइट से आ रहा है भाई, सन इज द अल्टीमेट सोर्स। तो सन से एनर्जी आ रहा है तो अपहिल जा रहा है। तो एक चीज ध्यान देना, नीचे से ऊपर जाएगा तो नीचे रेडॉक्स पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था, ऊपर कम था। तो धीरे धीरे आप देखेंगे ना, जो मिली वोल्ट या वोल्ट है, रेडॉक्स पोटेंशियल नीचे से ऊपर जाने पे धीरे धीरे कम होता जाता है। मतलब जैसे यहाँ पे 2 है, फिर इसके ऊपर 1.5, फिर 1, फिर 0, फिर -0.5, -1, इस तरीके से नीचे से ऊपर जाने पे रेडॉक्स पोटेंशियल कम होता जाता है अपहिल पे। फिर ये देखिए डाउन हिल, ऊपर से नीचे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, डाउन हिल होगा, ऊपर से नीचे आओगे तो रेडॉक्स पोटेंशियल फिर से क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये जो PS1 है, PS1 के ऊपर सनलाइट पड़ा, तो ये देखिए, ये एनर्जी ट्रांसफर हुआ, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। और ये जो PS1 का रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए, ये ग्राउंड स्टेट में था, ग्राउंड स्टेट से ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। और ये बेटा ग्राउंड स्टेट में ये वीक रिडक्टेंट होता है, ध्यान देना, ये जो होता है, और ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ गया। और ये देखिए, एक्साइटेड स्टेट में इसने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया आयरन सल्फर प्रोटीन को। आयरन सल्फर प्रोटीन FRS बोलते हैं, FRS, आयरन सल्फर प्रोटीन या FRS बोलते हैं। ठीक है, FRS मतलब फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सिस्टम। तो आयरन सल्फर प्रोटीन इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फ्रॉम PS1 और थियोफाइटिन इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फ्रॉम PS2। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया और इसने अपना इलेक्ट्रॉन FD को दे दिया। FD क्या है? फेराडॉक्सिन वाटर सॉल्युबल आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, फेराडॉक्सिन को दे दिया। अब बेटा एक एंजाइम है FNR का पूरा नाम है फ्लेवोप्रोटीन NADP रिडक्टेज एंजाइम। तो ये एंजाइम क्या करेगा? स्ट्रोमा से, ये एंजाइम कहाँ बैठा है भाई? हम बताए थे, बैठा तो थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे ही है, लेकिन स्ट्रोमा की तरफ देखिए, स्ट्रोमा की तरफ बाहर निकला हुआ होता है। तो ये एंजाइम क्या करता है? 2 प्रोटॉन ले लेता है स्ट्रोमा से, 2 प्रोटॉन ले लिया, बाकी इलेक्ट्रॉन तो फेराडॉक्सिन से आ ही गया था, तो नाम है NADP रिडक्टेज। ये NADP क्या करेगा? 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा
और NADP का रिडक्शन हो जाएगा, प्रोटॉन जुड़ेगा तो रिड्यूस होगा, रिडक्शन होके NADPH प्लस H प्लस बन गया, इसको हम NADPH2 भी बोल सकते हैं या NADPH प्लस H प्लस बोल सकते हैं। तो ये NADPH2 बन गया, NADPH2। तो एंजाइम है FNR, फ्लेवोप्रोटीन NADP रिडक्टेज, जो NADP का रिडक्शन कराएगा। तो देखिए अपहिल, डाउनहिल, फिर से अपहिल, तो जेड स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इसको बोलते हैं। तो एक दो चीजें आप याद रखिएगा, ये स्ट्रोमा से 2 प्रोटॉन आता है और ये प्लास्टोक्यूनोन को आ गया, प्लास्टोक्यूनोन PQ से PQS2 बन गया, प्लास्टोक्यूनोल। प्लास्टोक्यूनोल क्या है? रिड्यूस फॉर्म ऑफ प्लास्टोक्यूनोन है। तो 2 प्रोटॉन यहां से भी आता है ये, और फिर ये इधर ट्रांसफर कर देता है। और वाटर का स्प्लिटिंग भी हुआ था, आप देखिए ना, ये दिख रहा है आपको, वाटर का स्प्लिटिंग हुआ था। कौन कराया? वाटर का स्प्लिटिंग कराता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स PS2 के जस्ट बगल रहता है थाइलाकोइड के इनर मेम्ब्रेन में। तो पता है बेटा सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले PS2 के ऊपर लाइट पड़ता है, फिर इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, फिर उसके बाद वाटर का स्प्लिटिंग होता है। तो पहले रिएक्शन सेंटर का एक्साइटेशन होता है, फिर इलेक्ट्रॉन निकलता है, फिर वाटर का स्प्लिटिंग होता है। और इससे जो इलेक्ट्रॉन निकला है, इससे जो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, इसका भरपाई कौन करेगा? इसका भरपाई करेगा वाटर का स्प्लिटिंग से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन निकला और इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसको चला जाएगा। तो PS2 से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है लाइट की वजह से, लाइट पड़ने के बाद, उसका भरपाई वाटर का इलेक्ट्रॉन कर देता है। और हाफ O2 प्लस 2 हाइड्रोजन आयन ये ल्यूमेन में पंप हो जाता है। ये ल्यूमेन होता है ना, ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन पंप हो जाता है। और आप यहाँ पे देखिए ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन पंप हो गया, और स्ट्रोमा से भी हाइड्रोजन आयन पंप होता है। तो ओवरऑल ल्यूमेन में pH बहुत कम हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। तो हाइड्रोजन बढ़ने से pH कम होता है, नेगेटिव लॉग होता है ना हाइड्रोजन आयन का pH। तो हाइड्रोजन बढ़ा, pH कम हो गया। pH कम होने का मतलब एसिडिटी बढ़ेगा, ठीक है। और स्ट्रोमा में अगर आप देखो, स्ट्रोमा में ल्यूमेन की तुलना में pH ज्यादा है, हाइड्रोजन आयन क्योंकि कम है ना ये। तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो गया, यहां प्रोटॉन कम, यहां प्रोटॉन ज्यादा, और ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया है। तो फाइनली एक बात बताइए, फाइनली एक चीज आपको ये बताना है, ये जो जेड स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इसमें सबसे पहला एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर कौन है? वाटर है। वाटर ही तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनेट कर रहा है बाहर से, एक्सटर्नल। और सबसे अंतिम एक्सेप्टर कौन है? NADP प्लस है। क्या बन रहा है? NADPH2 बन रहा है, ठीक है। तो ये आप चीज याद रखना, ये आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम और बताते हैं। नोट कर लो, आप लिख लो, बना लो। तो यहाँ पे बेटा ध्यान देना, यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिखे हुए हैं, जो अभी हम आपको जेड स्कीम दिखाए हैं, जेड स्कीम ऑफ ETS का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो नीट में आता है। तो 6-7 पॉइंट्स है, आप अच्छे से सुनिएगा। देखिए रेडॉक्स पोटेंशियल क्या है? रेडॉक्स पोटेंशियल होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। रेडॉक्स पोटेंशियल होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? कोई केमिकल स्पीसीज है, कोई केमिकल स्पीसीज ऑक्सीडाइज हुआ तो वो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरे को क्या करता है बेटा? रिड्यूस करता है। तो किसी एक केमिकल स्पीसीज का ऑक्सीडाइज हो जाना जिससे दूसरे का रिड्यूस हो जाना, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है। मतलब किसी केमिकल स्पीसीज का ऑक्सीडाइज होकर दूसरे को रिड्यूस करा देना, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल होता है, जिसको बोलते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल। तो द इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड या लॉस्ट फ्रॉम PS2 is replaced by the electrons available due to splitting of water, whereas the electrons released from PS1 are replaced by the electrons from PS2। एक बार बताइए, PS2 से के ऊपर लाइट पड़ा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये बताइए PS2 से जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, अब PS2 से तो इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, अब PS2 को इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा? उस जो लॉस हुआ है उसका भरपाई कौन करेगा? वाटर करेगा।
वाटर का स्प्लिटिंग होगा तो PS2 को फिर से इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो PS2 से जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसका भरपाई वाटर के इलेक्ट्रॉन ने किया है। और ये बताइए, जब PS1 के ऊपर लाइट पड़ेगा उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसको दोबारा इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा, उसका भरपाई कौन करेगा? कोई दिक्कत नहीं है, PS2 वाला जो इलेक्ट्रॉन गया था PS2 का इलेक्ट्रॉन कर देगा। वही तो हमने यहाँ पे लिखा है। थियोफाइटिन एंड आयरन सल्फर प्रोटीन, जिसको हम FRS बोलते हैं, आर प्राइमरी या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फ्रॉम PS2 एंड PS1 रेस्पेक्टिवली। PS2 से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थियोफाइटिन था। थियोफाइटिन क्या है? थियोफाइटिन इज क्लोरोफिल विदाउट मैग्नीशियम, थियोफाइटिन है। और आयरन सल्फर प्रोटीन FRS होता है, ध्यान देना, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सिस्टम। तो थियोफाइटिन PS2 से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लेता है और FRS या आयरन सल्फर प्रोटीन PS1 से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। प्लास्टोक्यूनोन जो होता है, प्लास्टोक्यूनोन PQ इज स्मॉल मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन, मतलब ये मूव कर सकता है, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन्स में ये मूव कर सकता है, इसका साइज बहुत छोटा होता है। इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म इज यूबिक्विनोल, इसका यूबिक्विनोन का जो रिड्यूस्ड फॉर्म होता है इसको यूबिक्विनोल बोलते हैं। UQS2, ये यूबिक्विनोन का रिड्यूस फॉर्म है, H2 लगा है ना, तो यूबिक्विनोन जो होता है, ध्यान देना, ये UQS2 गलती से लिख दिया, PQS2 है भाई, प्लास्टोक्यूनोन का रिड्यूस्ड फॉर्म इज प्लास्टोक्यूनोल, PQS2, ठीक है। तो प्लास्टोक्यूनोन का जो रिड्यूस्ड फॉर्म है PQ का, उसको प्लास्टोक्यूनोल बोलते हैं, PQS2 बोलते हैं। तो प्लास्टोक्यूनोन, क्यूनोन शब्द आया है, क्यूनोन इज अ टाइप ऑफ क्यूनॉल, ध्यान देना, क्यूनॉल, प्लास्टोक्यूनोन इज अ टाइप ऑफ क्यूनॉल इज बेंजीन डेराइव्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेंजीन डेराइव्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है क्यूनोन। तो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन होता है। प्लास्टोक्यूनोन इज स्मॉल प्रोटीन जो मूव करके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स एक शब्द आया था, साइटोक्रोम CYT से दिखाते हैं, इट इज आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है। और ये जो साइटोक्रोम B6F है बेटा, साइटोक्रोम में जो साइटोक्रोम शब्द है ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है। ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स लार्ज साइज का प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स मतलब कई सब यूनिट हैं इसमें, और ये इमोबाइल होता है, इमोबाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या कैरियर प्रोटीन होता है। इसका साइज बड़ा है, मेम्ब्रेन में बरीड होता है, मूव नहीं कर पाता। उससे इलेक्ट्रॉन लेता है प्लास्टोसाइनिन जो होता है, साइनिन मतलब ब्लू कलर, ये ब्लू कलर्ड कॉपर कंटेनिंग, ध्यान देना, ब्लू कलर्ड कॉपर कंटेनिंग मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन होता है, मूव कर सकता है, इसका भी साइज छोटा होता है। तो प्लास्टोसाइनिन जो होता है ब्लू कलर्ड कॉपर कंटेनिंग मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन है। इसका काम क्या है? प्लास्टोसाइनिन का काम क्या है? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन लेना और PS1 को ट्रांसफर कर देना। जो प्लास्टोसाइनिन है, नोट कर लो, आप कहीं पे लिख लो अपने नोट्स में, प्लास्टोसाइनिन देखिए डायग्राम में हम दिखा रखे हैं, प्लास्टोसाइनिन इंटरमीडिएट का काम करता है। प्लास्टोसाइनिन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स एंड ट्रांसफर टू PS1। तो प्लास्टोसाइनिन जो होता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और PS1 को ट्रांसफर कर देता है, दोनों के बीच में इंटरमीडिएट का काम करता है, ठीक है। फेरेडॉक्सिन जो होता है इज वाटर सॉल्युबल आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, वाटर सॉल्युबल आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। फेरो मतलब आयरन। एंजाइम FNR, जो FNR होता है, FNR एंजाइम जो होता है फ्लेवोप्रोटीन NADP रिडक्टेज एंजाइम, इज लोकेटेड ऑन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, लेकिन वो स्ट्रोमा की तरफ बाहर निकला होगा, प्रोट्रूडेड टुवर्ड्स द स्ट्रोमा, बैठा थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे लेकिन स्ट्रोमा की तरफ निकला होता है, बैठा ग्रेनल एमिली में है थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे लेकिन स्ट्रोमा की तरफ निकला होता है, मतलब NADPH2 ये बनाएगा स्ट्रोमा में, ठीक है। ATP एंड NADPH2 सिंथेसाइज्ड इन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में बना, लाइट रिएक्शन में बना, लेकिन स्ट्रोमा में बनेगा। और बताइए पूरे जेड स्कीम में वाटर इज द फर्स्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर एंड
NADP प्लस इज द अल्टीमेट, अल्टीमेट मतलब सबसे अंतिम एक्सेप्टर टू सिंथेसाइज NADPH2, जिससे NADPH2 का सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो बताइए पूरे ETS में, जेड स्कीम में वाटर सबसे पहला एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सोर्स था, और सबसे अंतिम में एक्सेप्ट किसने किया? सबसे अंतिम में NADP ने किया, जिससे NADPH2 बना। और बेटा याद रखना, रेस्पिरेशन के ETS में इसी का जस्ट अपोजिट हुआ था। रेस्पिरेशन का जो ETS था वहां पे इसका अपोजिट हुआ था। वहां पे आपको याद होगा NADH2, NADH2 फोटोसिंथेसिस में NADPH2 होता है, रेस्पिरेशन में NADH2। तो वहां पे रेस्पिरेशन में NADH2 सबसे पहला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डोनर था, उसका स्प्लिटिंग हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकला था, और ऑक्सीजन अल्टीमेट एक्सेप्टर था, और वाटर मॉलिक्यूल बना था माइटोकॉन्ड्रिया के ETS में। यहाँ पे वाटर डोनर है, स्प्लिट हो रहा है, और NADP एक्सेप्टर है, NADPH2 बन रहा है। तो उल्टा है ना दोनों के ETS में, दोनों के उल्टी ETS में, माइटोकॉन्ड्रियल ETS में और क्लोरोप्लास्ट के ETS में रेस्पिरेटरी और फोटोसिंथेटिक ETS में डोनर और एक्सेप्टर दोनों के अपोजिट है एकदम ना। तो ये आप नोट कर लीजिए। अब ये नॉन साइक्लिक हो गया, अब हम आपको साइक्लिक ETS बताने वाले हैं, साइक्लिक ETS। तो आप इसको ना ऐसा करिए, आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा, पहले आप इसको लिख लें। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना, हम साइक्लिक ETS या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो साइक्लिक ETS होता है, इसमें आप देखिए ये PS1 है, PS1 फोटो सिस्टम 1, सिर्फ PS1 ही इन्वॉल्व होता है, PS2 इन्वॉल्व नहीं होता। ये PS1 है, P700 ग्राउंड स्टेट में है, इस पर लाइट पड़ा, लाइट पड़ने से H न्यू मतलब फोटोन, लाइट पड़ा तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ गया। तो इससे क्या निकला? इलेक्ट्रॉन निकला, और इलेक्ट्रॉन देखिए आयरन सल्फर प्रोटीन लिया FRS, फिर इसने फेरेडॉक्सिन को दिया। फिर बेटा होता क्या है, अभी जो हमने जेड स्कीम दिखाया था याद है ना, फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन घूम के प्लास्टोक्यूनोन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के थ्रू और फिर प्लास्टोसाइनिन के थ्रू होता हुआ, ध्यान देना, प्लास्टोसाइनिन के थ्रू होता हुआ इलेक्ट्रॉन फिर से PS1 को आ जाता है। तो PS1 से इलेक्ट्रॉन निकला, PS1 से इलेक्ट्रॉन निकला और ये घूम के इलेक्ट्रॉन फिर से PS1 को आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। यहाँ से निकला और आयरन सल्फर सेंटर फेरेडॉक्सिन प्लास्टोक्यूनोन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के थ्रू होता हुआ ना, फिर से आप देखिए फिर से यहाँ पे आ गया। तो इसको बोलते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और एक चीज़ आपको हम ये बताएं कि प्लास्टोक्यूनोन जो होता है PQ, प्लास्टोक्यूनोन ये रेड्यूस फॉर्म में PQH2 बन जाता है। ये हाइड्रोजन कैरियर का काम करता है, हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर का काम करता है बेटा, ध्यान देना। तो आप देखिए ना, ये जो प्लास्टोक्यूनोन है स्ट्रोमा से 2 प्रोटॉन आया, प्लास्टोक्यूनोन ने प्रोटॉन ले लिया और इससे क्या बन गया? PQH2 बन गया। प्लास्टोक्यूनोन था, ये स्ट्रोमा से प्रोटॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन भी ले लेता है और ये PQH2 बन जाता है। ये 2 प्रोटॉन कहाँ पंप कर देता है? ये स्ट्रोमा मतलब इस ल्यूमेन में पंप कर दिया, थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में 2 प्रोटॉन पंप कर दिया। प्रोटॉन कहाँ से लिया था? स्ट्रोमा से लिया था। ठीक है, और इसी प्रोटॉन का यूज होगा ATP के सिंथेसिस में। ठीक है, इसी प्रोटॉन का यूज होगा ATP के सिंथेसिस में। तो ल्यूमेन जो होता है, ल्यूमेन में प्रोटॉन का पंप हो रहा है और इसी प्रोटॉन का यूज होगा ATP के सिंथेसिस में। ठीक है, तो ये जो साइक्लिक ETS होता है, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, ओनली 2 ATP सिंथेसाइज्ड, इसमें सिर्फ 2 ATP बनता है, नो NADPH2, NADPH2 का सिंथेसिस नहीं होता, इसमें सिर्फ ATP बनता है, NADPH2 का सिंथेसिस नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक बार बताइए, जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो फेरेडॉक्सिन से ही लौट गया ना, फेरेडॉक्सिन से ही लौट गया, PQ को चला गया। फेरेडॉक्सिन के आगे अगर NADP प्लस को गया होता, अगर फेरेडॉक्सिन से निकल के NADP प्लस को गया होता तब जाके NADPH2 बनता ना, NADP तक तो पहुंचा नहीं, पहले से घूम गया एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। और दूसरी बात,
ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन स्ट्रोमा लैमेली में हो रहा है, और स्ट्रोमा लैमेली में NADP रिडक्टेज एंजाइम होता ही नहीं है। तो साइक्लिक से NADPH2 कहाँ बनेगा? और साइक्लिक वाला स्ट्रोमा लैमेली हो रहा है, वहाँ PH2 भी नहीं है, तो वाटर का स्प्लिटिंग कैसे होगा ना। तो ये सारी चीज़ें, साइक्लिक वाला सिर्फ ATP देता है बस। अच्छा, साइक्लिक ATS का मेन काम क्या है? साइक्लिक ATS का मेन काम है ATP सिंथेसिस, क्योंकि ATP जितना ज़्यादा बनेगा, फिर जब CO2 का रिडक्शन होगा, CO2 रिडक्शन में याद रखना, CO2 रिडक्शन जब होता है, एक कार्बन रिड्यूस करने के लिए NADPH2 की तुलना में ATP ज़्यादा खर्च होता है। C3 प्लांट 3 ATP 2 NADPH2 खर्च करेगा, देखिए ATP 3 NADPH2 सिर्फ 2 खर्च होगा। C4 प्लांट 5 ATP खर्च करेगा और 2 NADPH2 खर्च करेगा एक कार्बन फिक्स करने के लिए। तो देखिए ATP ज़्यादा खर्च होता है, NADPH2 कम। तो एक्स्ट्रा ATP कहाँ से आता है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या साइक्लिक ETS से ही आता है। ये जो साइक्लिक ETS है, साइक्लिक ETS इज द सोर्स ऑफ एडिशनल ATP। जो एडिशनल ATP खर्च होता है, एडिशनल अतिरिक्त ATP जो यूज होता है, वो साइक्लिक ETS से ही आता है। मतलब जब CO2 का रिडक्शन होता है, तो आप देखिए NADPH2 और ATP कंपेयर करिए, ज्यादा क्या खर्च होता है? ATP। तो एक्स्ट्रा ATP कहां से आएगा? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ही उसको क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा, सप्लाई करेगा। आप इसको लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं बेटा केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस आपने उधर रेस्पिरेशन में पढ़ा था, पीटर मिचेल ने दिया था कैसे ATP का सिंथेसिस होता है। तो यहां भी हम आपको बता देते हैं, आप इसको पहले बना लीजिए, फिर हम केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में बात कर लेते हैं। आप इसको बना लें पहले। तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, यहाँ पे हम केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में बात कर रहे हैं। जो केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है ये आपने रेस्पिरेशन में भी पढ़ा था, आपको याद है, गिवन बाय पीटर मिचेल। जहाँ जहाँ भी ATP बनेगा प्रोटॉन ग्रेडियंट के थ्रू, तो वहाँ पे यही केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस अप्लाई होगा। जहाँ जहाँ पे ETS में ATP बनेगा, तो एक्सप्लेन्स द मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेसिस। जो केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, एक्सप्लेन्स द मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेसिस। ये बोलता है ड्यूरिंग ETS प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप्स across thylakoid membrane which together constitute proton motive force। मतलब प्रोटॉन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट दोनों मिलके प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनाता है रिक्वायर्ड फॉर ATP सिंथेसिस। तो ध्यान देना, ETS में क्या होता है बेटा, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है और इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट बनता है, दोनों मिलके प्रोटॉन मोटिव फोर्स बना लेता है। और प्रोटॉन मोटिव फोर्स का बनना, प्रोटॉन ग्रेडियंट का बनना कपल्ड है ATP के सिंथेसिस से, ठीक है। और ATP का सिंथेसिस कराता है F0F1, दोनों मिलके F0F1 ATP सिंथेज बोलते हैं, ये कराता है। तो रिक्वायरमेंट फॉर ATP सिंथेसिस, ATP बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? प्रोटॉन ग्रेडियंट का बनना, प्रोटॉन मोटिव फोर्स का बनना, मेम्ब्रेन चाहिए होता है। वहाँ पे रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन था, इनर मेम्ब्रेन, यहाँ थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन है। प्रोटॉन कैरियर होना चाहिए, जैसे F0 पार्ट जो होता है, F0 वो प्रोटॉन का कैरियर का काम करता है, प्रोटॉन का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराता है। हम रेस्पिरेशन में सारा चीज़ बता चुके हैं। और ATP सिंथेज चाहिए, जो ATP बनाए। F1 पार्ट जो होता है, F1 वो ATP बनाता है ना, ये। तो ये बताइए, ये प्रोटॉन कहाँ से आता है? प्रोटॉन का सोर्स क्या है बताइए आप जरा। जो सोर्स है, सोर्स ऑफ प्रोटॉन, सोर्स ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का सोर्स क्या है? प्रोटॉन का सोर्स यहाँ पे एक तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है, वाटर का जो स्प्लिटिंग हो रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर का स्प्लिटिंग जो होता है ये प्रोटॉन देने का काम करता है। दूसरा, स्ट्रोमा से भी देखिए प्रोटॉन पंप हो रहा है ल्यूमेन में, ये देखिए ल्यूमेन है, H+ पंपिंग फ्रॉम स्ट्रोमा, स्ट्रोमा से भी प्रोटॉन का पंपिंग हो रहा है, जिससे ल्यूमेन में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप देखिए ज़रा,
ये PS2 है, PS2 के ऊपर लाइट पड़ा, ठीक है। ये पूरा हमने थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन दिखा रखा है, जो ETS आपको हम बताए थे अभी। और ये अंदर का स्पेस जो होता है ल्यूमेन होता है। ये बाहर क्या है, ये बाहर पूरा स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा, ये सब पूरा स्ट्रोमा है, ये भी स्ट्रोमा है बाहर। तो देखिए PS2 के ऊपर लाइट पड़ा, इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन थियोफाइटिन के थ्रू होता हुआ प्लास्टोक्यूनोन को चला गया, और वाटर का स्प्लिटिंग हुआ, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स ने कराया, और इससे जो इलेक्ट्रॉन निकला वो PS2 को चला गया था, क्योंकि PS2 से लॉस होके इधर चला गया था जब लाइट पड़ा था ना। अब इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन ल्यूमेन में पंप हो गया, ल्यूमेन में। अब बेटा PQ से इलेक्ट्रॉन PS1 को चला गया। अब PS1 के ऊपर लाइट पड़ा, आप देखिए ना, PS1 के ऊपर लाइट पड़ा तो PS1 से इलेक्ट्रॉन निकला आयरन सल्फर प्रोटीन के थ्रू होता हुआ फेराडॉक्सिन को, फेराडॉक्सिन से NADP प्लस को, और एक एंजाइम है FNR, मतलब फ्लेवोप्रोटीन NADP रिडक्टेज एंजाइम। ये बैठा तो थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे होता है यहाँ पे, लेकिन बैठा तो यहाँ पे होता है, लेकिन स्ट्रोमा में यहाँ बाहर निकला होता है। बैठा यहाँ पे है लेकिन स्ट्रोमा की तरफ निकला होता है, और ये NADP प्लस का रिडक्शन करा के NADPH2 बना देता है। हाइड्रोजन वो स्ट्रोमा से ले लेता है, हम बताए थे, स्टार्टिंग में बताए थे ना। तो ये बताइए, स्ट्रोमा से भी हाइड्रोजन आयन पंप होकर ल्यूमेन में आ रहा है, और वाटर के स्प्लिटिंग से भी हाइड्रोजन आयन ल्यूमेन में आ रहा है। तो कहने का मतलब ल्यूमेन में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब pH कम हो गया। किसकी तुलना में? यहाँ की तुलना में। ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में बेटा हाइड्रोजन आयन क्या होता है, कम होता है, pH ज़्यादा होता है। तो देखिए ये थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन है, यहाँ प्रोटॉन ज़्यादा, यहाँ प्रोटॉन कम, क्या बन गया, ग्रेडियंट बन गया प्रोटॉन का। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, यहाँ प्रोटॉन ज़्यादा है, यहाँ प्रोटॉन कम है, प्रोटॉन ज़्यादा प्रोटॉन कम, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन चुका है। अब होता क्या है, ये जो CF0 होता है, CF0 CF1, ये वही वाला है जो आपने माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था ETS, F0 F1, यहाँ पे CF0 CF1 लिख देते हैं, वही चीज़ है। C मतलब आप क्लोरोप्लास्ट से समझ लेना। तो F0 इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है, ये प्रोटॉन कैरियर का काम करता है, ये हाइड्रोजन आयन का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराता है, FD कराता है, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक करता है। इधर प्रोटॉन ज़्यादा, इधर प्रोटॉन कम, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बना है, उसको ये ब्रेक करेगा प्रोटॉन का पंपिंग ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ कराकर। और ये जो F1 होता है ये एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन होता है, बैठा तो थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में है लेकिन स्ट्रोमा की तरफ ऐसे बाहर निकला हुआ होता है। और जैसे ही यहाँ से प्रोटॉन, देखिए प्रोटॉन अब ज़्यादा से कम की तरफ जा रहा है और प्रोटॉन को जाने का रास्ता F0 देता है, और F1 को जैसे ही प्रोटॉन का एनर्जी मिलता है इसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेज आता है, और ये ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट IP लिख दो या PI लिख दो, उससे ये ATP बना देता है। और इधर क्या बना था, NADPH2, इधर बन गया ATP। तो ATP कैसे बनता है, इसी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करता है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट का और इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट का बनना कपल्ड है, कनेक्टेड है ATP के सिंथेसिस से, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे दिखाया, ATP कैसे सिंथेसाइज हुआ, कैसे बना। तो प्रोटॉन कहाँ से बढ़ा है ल्यूमेन में? ल्यूमेन में प्रोटॉन बढ़ा है, वाटर के स्प्लिटिंग से आया है और स्ट्रोमा से भी पंप होता है। तो F0 जो होता है, CF0, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक करता है। इधर ज़्यादा था, इधर कम था, तो प्रोटॉन को ज़्यादा से कम की तरफ पंप करा देगा। तो जो ग्रेडियंट बना था उसको ब्रेक कर दिया, और प्रोटॉन का एनर्जी जैसे ही F1 पार्ट पाएगा ये एक्टिवेट होगा, कन्फर्मेशनल चेंज होगा, और ADP और IP स्ट्रोमा से लेके ATP बना देगा। तो NADPH2 और ATP दोनों स्ट्रोमा में बनता है। यही एसिमिलेटरी पावर होता है, रिड्यूसिंग पावर होता है, क्योंकि इसी का यूटिलाइजेशन किया जाता है डार्क रिएक्शन में CO2 को रिड्यूस करने के लिए ना। तो आप बेटा इसको नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, आप पहले लिख लें आप। तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा लोग, आप सभी लोग, यहाँ पे हमने लिखा है अभी आपने देखा लाइट रिएक्शन से क्या मिला, ATP और NADPH2।
ATP और NADPH2 जो लाइट रिएक्शन में मिलता है, ये दोनों बोथ आर रिड्यूसिंग या एसिमिलेटरी पावर्स। इनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग या एसिमिलेटरी पावर बोला जाता है। ऐसा नाम क्यों दिया? क्योंकि इन दोनों का यूज होता है, बना तो लाइट रिएक्शन में है। ये लाइट रिएक्शन के बोथ आर मेन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, दोनों लाइट रिएक्शन के मेन प्रोडक्ट्स हैं। इनका यूज होता है डार्क रिएक्शन में फॉर द रिडक्शन ऑफ CO2 के रिडक्शन में या एसिमिलेशन में होता है, इसलिए इनका नाम है रिड्यूसिंग पावर्स या एसिमिलेटरी पावर्स। बने हैं लाइट रिएक्शन में लेकिन यूज होंगे डार्क रिएक्शन में CO2 के रिडक्शन में, तभी तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा। तो बोथ आर रिड्यूसिंग या एसिमिलेटरी पावर्स, ये मेन प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन का। और अभी आपने देखा जो ऑक्सीजन निकला था, ऑक्सीजन इज बाई प्रोडक्ट वो तो एटमॉस्फेयर में चला गया ना, तो ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट होता है। ATP और NADPH2 मेन प्रोडक्ट होता है लाइट रिएक्शन का, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है। अगला हेडिंग है डार्क, लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। अगला हेडिंग है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को ही बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज या ब्लैकमैन्स रिएक्शन, या इसे ही बोलते हैं स्ट्रोमा रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन साइट क्या है? स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट में जो फ्लूइड पार्ट है स्ट्रोमा, वो इसका साइट है डार्क रिएक्शन का। ATP एंड NADPH2 ये जो बना था लाइट रिएक्शन में, ATP एंड NADPH2 synthesized during light reaction are utilized in dark reaction in the reduction of CO2 to synthesize carbohydrate। लाइट रिएक्शन में जो दो मेन प्रोडक्ट मिले थे ATP और NADPH2, इनका यहाँ पे यूटिलाइजेशन होगा, यूज होगा क्या करने के लिए? फॉर द रिडक्शन ऑफ CO2 CO2 के रिडक्शन में यूज होगा, और CO2 के रिडक्शन से बनता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या है? बायोमोलिक्यूल है ना, बायोमोलिक्यूल का सिंथेसिस हो रहा है डार्क रिएक्शन में, इसलिए इसका नाम पड़ गया बायोसिंथेटिक फेज। क्योंकि बायोमोलिक्यूल का सिंथेसिस हो रहा है इसलिए इसका नाम पड़ गया बायोसिंथेटिक फेज। और बेटा ध्यान देना, ये जो टर्म डार्क रिएक्शन है, डार्क शब्द जो लिखा है ना, एक्चुअल में इट इज मिसनॉमर। मिसनॉमर मतलब गलत नाम दिया है। जैसे मान लो कोई बहुत लंबा आदमी है, कोई बहुत लंबा आदमी है, 6 फीट का है। जैसे मान लो अमिताभ बच्चन है, वो 6 फीट से ज़्यादा है, बहुत लंबे हैं। अब उनके घर का नाम छोटू अगर हो, छोटू, तो ये सही नाम है कि मिसनॉमर है? गलत नाम दिया है ना। लंबाई तो 6 फीट से ज़्यादा है, नाम है छोटू, ये तो गलत हो गया ना। लंबाई तो 6.5 फीट के आसपास में है, नाम है छोटू, तो ये मिसनॉमर हो गया। ऐसे ही ये जो डार्क रिएक्शन शब्द लिखा है, डार्क रिएक्शन में जो डार्क शब्द लिखा है ये गलत है, थोड़ा सा मिसनॉमर है। क्योंकि डार्क रिएक्शन अंधेरे में थोड़ी ना होता है। इट डज नॉट ऑपरेट्स या अकर्स इन डार्कनेस। ये डार्कनेस में नहीं होता, अंधेरे में नहीं होता। तो डार्क शब्द जो यूज हुआ है ये सही नहीं है, मिसनॉमर है। तो ये डार्क रिएक्शन शब्द, डार्क शब्द जो यूज हुआ है, इसका मतलब इट डज नॉट ऑपरेट्स या अकर्स इन डार्कनेस, रेदर डायरेक्ट प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड। लाइट का डायरेक्ट प्रेजेंट होना ये जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि अंधेरे में होता है, डायरेक्टली लाइट का प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है। तो ये डार्क शब्द मिसनॉमर है। इसका सही नाम क्या होना चाहिए था? एक बार बताइए, डार्क रिएक्शन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन के जो दो प्रोडक्ट्स थे ATP और NADPH2, उनका यूटिलाइजेशन यहाँ होगा, बने थे वहाँ पे, यूटिलाइजेशन यहाँ पे होगा CO2 के रिडक्शन में। और जब CO2 का रिडक्शन होगा तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा ना। तो CO2 का रिडक्शन डिपेंड करता है ATP और NADPH2 के ऊपर, विच आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, सो दैट इट शुड बी नेम्ड एज, या इट शुड हैव नेम्ड एज लाइट प्रमोटेड रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के ही प्रोडक्ट्स इसको प्रमोट कर रहे हैं ना, CO2 का रिडक्शन करा रहे हैं, तो इसका नाम लाइट प्रमोटेड रिएक्शन होना चाहिए। ठीक है, या फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होना चाहिए था। ध्यान देना, लाइट प्रमोटेड रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होना चाहिए था। ध्यान देना, लाइट प्रमोटेड या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो देखिए, टर्म डार्क रिएक्शन इज मिसनॉमर, इट डज नॉट ऑपरेट या अकर्स इन डार्कनेस, ये लिखा है ना, रादर डायरेक्ट प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो एक्चुअली इट शुड बी नेम्ड एज लाइट प्रमोटेड रिएक्शन। ब्रैकेट में लिखा है बिकॉज
प्रोडक्ट्स जैसे ATP और NADPH2 ऑफ लाइट रिएक्शन रिक्वायर्ड, लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं का यूटिलाइजेशन तो हो रहा है इसको कराने में ना। सो इट शुड बी नेम्ड एज लाइट प्रमोटेड रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन हम बोल सकते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि डार्कनेस में हो रहा है। और एक चीज ध्यान देना, C3 साइकिल ऑपरेट्स इन ऑल द प्लांट्स ऑफ बायोस्फीयर, चाहे वो C4 प्लांट हो या कैम प्लांट्स हो, बट C4 cycle does not operate in C3 plants. Thus, C3 plants are the ancestor of all land plants. ध्यान देना, आपने प्लांट किंगडम में पढ़ा था एल्गी, एल्गी में याद है हमने बताया था ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी आर द एंसेस्टर ऑफ ऑल लैंड प्लांट्स। जितने भी लैंड प्लांट्स हैं सबके एंसेस्टर ग्रीन एल्गी हैं, और एल्गी C3 प्लांट्स होते हैं बेटा, ध्यान देना, एल्गी C3 प्लांट्स होते हैं, और एल्गी से ही सारे प्लांट आए हैं, कैम प्लांट्स, C4 प्लांट्स। इसका मतलब C3 प्लांट्स आर एंसेस्टर ऑफ ऑल द प्लांट्स। C3 प्लांट में C3 साइकिल चलता है, ठीक है, C3 प्लांट में C3 साइकिल चलता है, और वही साइकिल हर एक प्लांट में चलता है। C4 प्लांट है, C4 प्लांट में C4 साइकिल चलता ही है, साथ में C3 साइकिल भी चलता है। कैम प्लांट में भी C3 साइकिल चलता है। इसका मतलब C3 साइकिल दुनिया के हर एक प्लांट में चलता है, कोई भी प्लांट हो वो। इसका मतलब है C3 प्लांट्स आर द एंसेस्टर ऑफ ऑल द लैंड प्लांट्स। जितने भी लैंड प्लांट्स हैं सबके एंसेस्टर हैं C3 प्लांट्स, क्योंकि C3 साइकिल दुनिया के हर एक प्लांट में चलता है। ध्यान देना, दुनिया के हर एक प्लांट में C3 साइकिल चलता है। C4 प्लांट में भी C3 साइकिल चलता है, लेकिन C4 साइकिल C3 प्लांट्स में नहीं चलता है। तो किससे कौन आया? C3 प्लांट से C4 आया है, C4 से C3 नहीं आया है बेटा, ध्यान देना। ये आप नोट कर लीजिए, इसको आप लिख लीजिए। यहां पे ध्यान देना बेटा, हम लोग बात करते हैं C3 साइकिल या केल्विन साइकिल के बारे में, ठीक है। C3 साइकिल या केल्विन साइकिल, डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है। डार्क रिएक्शन में आपको पता है कि ATP और NADPH2 का यूज करके CO2 का रिडक्शन करना, जिससे ATP का क्या हो, सिंथेसिस हो, ठीक है, जिससे कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस हो, यही होना है। तो C3 साइकिल या केल्विन साइकिल, जो C3 साइकिल या केल्विन साइकिल है, ऑपरेट्स इन ऑल द प्लांट्स ऑफ बायोस्फीयर। दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं सब में C3 साइकिल जरूर ऑपरेट होता है। और ये जो C3 साइकिल या केल्विन साइकिल है, गिवन बाय मेल्विन केल्विन, केल्विन साइंटिस्ट का नाम था मेल्विन केल्विन, एक साइंटिस्ट था मेल्विन केल्विन, उसने दिया था बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन। कार्बन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया, कार्बन 14 का यूज किया। कार्बन मतलब जो CO2 का कार्बन होता है उसका 14, ये कार्बन 14 आइसोटोप था इन एल्गल फोटोसिंथेसिस। एक्चुअल में ये जनाब फोटोसिंथेसिस का स्टडी कर रहे थे एल्गी के ऊपर। एल्गी कौन सा था? क्लोरेला था। और जो क्लोरेला होता है बेटा, क्लोरेला जो होता है ये एल्गी है, ये C3 प्लांट है। हम बताए थे ना, मोस्ट ऑफ द एल्गी आर C3 प्लांट्स, ये C3 प्लांट है। तो इसमें फोटोसिंथेसिस का स्टडी कर रहे थे कार्बन 14 का यूज करके। तो इन्होंने देखा कि एल्गी में फोटोसिंथेसिस का स्टडी कर रहे थे, इन्होंने देखा जब CO2 का रिडक्शन होता है, CO2 का फिक्सेशन होता है, रिडक्शन या फिक्सेशन बात एक ही है। तो इन्होंने देखा जब CO2 का रिडक्शन हुआ, फिक्सेशन हुआ, तो जो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना, सबसे पहला फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बना C3 साइकिल का, उसका नाम था 3PGA। 3PGA का मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये बना। और ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना था, इसमें 3 कार्बन थे, इट हैज 3 कार्बन्स, इसलिए नाम पड़ गया C3। C3 मतलब 3 कार्बन, 3 कार्बन का सबसे पहला प्रोडक्ट था CO2 फिक्सेशन के बाद का, इसलिए नाम पड़ गया C3 साइकिल। और इनिशियल या प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर कौन था? ध्यान देना, इनिशियल या प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन होता है C3 साइकिल का? इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इन C3 साइकिल या केल्विन साइकिल इनिशियल या प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है RUBP। ध्यान देना, इनिशियल या प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल का नाम है RUBP। RUBP जो होता है, पूरा नाम है इसका राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। इसमें 5 कार्बन होता है, मतलब ये पेंटोज शुगर है, इट हैज 5 कार्बन, ये पेंटोज शुगर है। और पेंटोज में भी एक कीटोज होता है, इसमें ये ग्रुप होता है कीटोज, तो ये कीटोज शुगर होता है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। और
स्टेप्स इन C3 साइकिल। C3 साइकिल में 3 स्टेप इन्वॉल्व है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, 3 स्टेप इन्वॉल्व है। कार्बोक्सिलेशन जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट या क्रूशियल स्टेप ऑफ C3 साइकिल। जो कार्बोक्सिलेशन होता है बेटा, ये C3 साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। और ये स्टेप जो होता है कैटेलाइज्ड बाय रुबिस्को एंजाइम। एक एंजाइम होता है रुबिस्को एंजाइम। रुबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेशन स्टेप को कैटेलाइज करता है। कार्बोक्सिलेशन में CO2 का फिक्सेशन होता है। और ये जो रुबिस्को एंजाइम है बेटा, ये मोस्ट एबंडेंट एंजाइम है, एबंडेंट एंजाइम ऑफ द बायोस्फीयर, ऑफ बायोस्फीयर। पूरी दुनिया में मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा मिलने वाला एंजाइम या प्रोटीन रुबिस्को एंजाइम होता है। ठीक है, यही कार्बोक्सिलेशन स्टेप को कैटलाइज करता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें CO2 का रिडक्शन होता है, CO2 का फिक्सेशन होता है। ठीक है, CO2 का फिक्सेशन होगा, CO2 फिक्स करेगा। और दूसरा स्टेप है रिडक्शन। रिडक्शन में 2 ATP और 2 NADPH2 खर्च हो जाएगा, कंज्यूम्ड हो जाएगा। ये आएगा कहाँ से? लाइट रिएक्शन से आ रहा है भाई। ठीक है, और इसी स्टेप को ऑल्सो कॉल्ड ग्लाइकोलिटिक रिवर्जल फेज। इसी स्टेप को ना ग्लाइकोलिटिक रिवर्जल फेज बोलते हैं, रिवर्स ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी आपको हम बता देते हैं। ठीक है, और तीसरा और अंतिम स्टेप है रीजनरेशन। ध्यान देना, तीसरा और अंतिम स्टेप है रीजनरेशन। जो रीजनरेशन होता है, रीजनरेशन ऑफ RUBP जो इनिशियल एक्सेप्टर था, इसका रीजनरेशन इसेंशियल है ताकि ये साइकिल लगातार चलता रहे, कंटिन्यूअसली, अनइंटरप्टेडली चलता है, कोई इंटरप्शन ना हो ना। इसलिए RUBP का रीजनरेशन जरूरी है। और रीजनरेशन में भी 1 ATP खर्च हो जाता है। तो बताइए, एक CO2 को फिक्स करने के लिए टोटल कितना खर्च आया? टोटल 3 ATP और 2 NADPH2 खर्च हुआ। 3 ATP 2 NADPH2। 3 ATP कहाँ? 2 ATP रिडक्शन में, 1 ATP रीजनरेशन में, और 2 के दोनों NADPH2 रिडक्शन में खर्च होता है। 2 ATP 2 NADPH2 यहाँ, 1 ATP यहाँ, टोटल 3 ATP और 2 NADPH2 खर्च होता है फॉर द रिडक्शन या फिक्सेशन ऑफ 1 CO2। आप इसको बना लीजिए, फिर हम साइकिल बना के आपको दिखा देते हैं। ठीक है, आप इसको बना ले बेटा, हम साइकिल बना के दिखा देते हैं फिर। तो यहाँ पे बेटा ध्यान देना, यहाँ पे हमने केल्विन साइकिल या C3 साइकिल दिखा रखा है। ठीक है, केल्विन साइकिल या C3 साइकिल का डायग्राम हमने दिखा रखा है। तो ये RUBP है। RUBP जो होता है बेटा, ये इनिशियल CO2 एक्सेप्टर है। RUBP जो होता है ये है इनिशियल CO2 एक्सेप्टर। शुरू में यही CO2 को एक्सेप्ट करता है। तो एटमॉस्फेयर से देखिए CO2 आया है, वाटर के साथ में आया है। तो CO2 एंजाइम है यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम। रुबिस्को का पूरा नाम है RUBP। RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ध्यान देना, RUBP, रुबिस मतलब RUBP, को का मतलब कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। इसके पास कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन दोनों का कैपेसिटी होता है। C3 साइकिल में रुबिस्को कार्बोक्सिलेज का काम करता है। तो देखिए, कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का अटैचमेंट होना, फिक्सेशन होना। तो एटमॉस्फेयर से CO2 आया, CO2 में 1 कार्बन है और 5 कार्बन इसका RUBP का। RUBP ने CO2 एक्सेप्ट किया। ये इनिशियल CO2 एक्सेप्टर है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है। तो कार्बोक्सिलेशन स्टेप हुआ, रुबिस्को ने कैटलाइज किया। तो 5 कार्बन इसका और 1 कार्बन CO2 का, 5 1 6 कार्बन आना चाहिए ना। तो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन गए बेटा। 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल मतलब 6 कार्बन आपको रिकवर हो गया। तो यहाँ पे CO2 के फिक्सेशन से ये बन गया 3PGA। 3PGA का पूरा नाम 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। इसके 2 मॉलिक्यूल बन गए। 3 कार्बन होता है इसमें, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन गए। तो ये है क्या? ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल, प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल। ये C3 साइकिल का सबसे पहले स्टेबल प्रोडक्ट है। इसमें 3 कार्बन है, इसलिए नाम पड़ गया C3 का साइकिल इसलिए पड़ गया। अब ये जो 3PGA है, सेकंड स्टेप है रिडक्शन। रिडक्शन को हम रिवर्स ग्लाइकोलिसिस भी बोलते हैं, ग्लाइकोलिटिक रिवर्जल फेज भी बोलते हैं। इसमें 3PGA से बेटा
बीच में कई सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं इंटरमीडिएट। 3PGA से बनता है 3PGALD। 3PGALD का मतलब पूरा नाम 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये बन जाता है। इसमें भी ना 3 कार्बन होता है। एनसीईआरटी में सीधे लिख दिया है ट्रायोज फॉस्फेट। 3 कार्बन का सुगर है इसलिए बोल दिया ट्रायोज, और इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी है इसलिए नाम पड़ गया ट्रायोज फॉस्फेट। तो देखिए 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये 3 कार्बन का सुगर है। ये मेन प्रोडक्ट है C3 साइकिल का। इसी का यूज होता है, यूज्ड फॉर स्टार्च एंड सुक्रोज सिंथेसिस। इसी का यूज स्टार्च है, सुक्रोज है, ग्लूकोज है, ये सब बनाने में किया जाता है। ट्रायोज फॉस्फेट से ही ग्लूकोज वगैरह बनता है ना, तो कार्बोहाइड्रेट बनता है इसी से। और इसमें ना ये देखिए रिडक्शन स्टेप में 2 ATP खर्च होगा, 2 ATP खर्च हुआ, 2 ATP टूटा, ATP कन्वर्ट हो गया ADP में, तो 2 ATP से 2 ADP बन गया, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, IP लिख दें या PI लिख दें, और क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है इसलिए हमने यहाँ पे 2-2 लिख दिया है ना, तो ये ATP टूट के ADP बन जाता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाता है, ठीक है। और इसके बाद फिर ये जो NADPH2 है, NADPH2 बेटा 2 NADPH2 खर्च हुआ, NADPH2 टूट के NADP प्लस बन गया, ठीक है। तो ये खर्च हो रहा है। तो ATP और NADPH2 आया कहां से? लाइट रिएक्शन से आया है और यूज हो रहा है यहाँ डार्क रिएक्शन में CO2 के रिडक्शन में, ठीक है। तो ये देखिए रिडक्शन स्टेप में NADPH2 टूट के NADP प्लस बना, ये खर्च हो रहा है, टूट रहा है। तो NADPH2H2 से NADP प्लस बना, तो ये तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, NADPH2 खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरे को रिड्यूस करता है, इसीलिए रिडक्शन स्टेप इसका नाम पड़ा है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसमें बन रहा है, लेकिन ये दूसरे को रिड्यूस करेगा ना। ये रिवर्स ग्लाइकोलिसिस इसलिए है क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में उल्टा होता है बेटा। यहाँ देखिए 3PGA से 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन रहा है, जबकि ग्लाइकोलिसिस में 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से 3PGA बनता है, तो इसलिए इसको उल्टा बोल दिया ना। और 3PGA 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से फिर से ये RUBP बन गया, बीच में कई सारे स्टेप होते हैं, फिर से RUBP बन गया, इनिशियल एक्सेप्टर फिर से बन गया, ताकि ये साइकिल चलता रहे लगातार ना, बिना रुके हुए। और रीजनरेशन में भी 1 ATP खर्च होता है। टोटल 3 ATP खर्च हुआ, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, और 2 NADPH2 खर्च हुआ। तो फॉर फिक्सेशन ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल, एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए 3 ATP और 2 NADPH2 खर्च होता है। 2 ATP यहाँ पे, 1 यहाँ पे, टोटल 3 ATP और 2 NADPH2 खर्च होता है। दोनों का दोनों NADPH2 रिडक्शन में ही खर्च होता है। तो ऐसे बताइए, एक ग्लूकोज बनाना हो, ग्लूकोज मतलब हेक्सोज सुगर, जिसमें 6 कार्बन होता है, 6 CO2 होता है, तो ये साइकिल ऐसे ना 6 बार चलेगा बेटा, 6 बार चलेगा ये साइकिल एक ग्लूकोज बनाने के लिए। फॉर मेकिंग 1 ग्लूकोज या हेक्सोज सुगर 6 CO2 हैज बीन फिक्स्ड या रिड्यूस्ड एंड C3 साइकिल रन्स या ऑपरेट 6 टाइम्स एंड टोटल, एक कार्बन के पीछे 3 ATP था तो 6 कार्बन के पीछे 18 ATP हो जाएगा। एक कार्बन के पीछे 2 NADPH2 था तो 6 कार्बन के पीछे 12 NADPH2 यूज होगा। टोटल 18 ATP और 12 NADPH2 खर्च होगा बाय C3 प्लांट्स टू मेक 1 हेक्सोज सुगर या ग्लूकोज सुगर या मोनोसेकेराइड, ठीक है। 18 ATP और 12 NADPH2 खर्च होगा। ये साइकिल आप बना लीजिए बेटा, ये साइकिल आप बना लीजिए, तो या बना लीजिए पहले साइकिल। बेटा यहाँ पे ना हम आपको एग्जाम्पल्स बता देते हैं, एग्जाम्पल्स हम आपको बता देते हैं। किसके एग्जाम्पल्स? एग्जाम्पल्स ऑफ C3 प्लांट्स, C3 प्लांट्स के हम आपको एग्जाम्पल्स बता देते हैं। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल्स में वीट है, वीट, राइस, एल्गी जैसे क्लोरेला वगैरह हो गया, ठीक है। सनफ्लावर, ये सब जो होते हैं बेटा, ये सब C3 प्लांट्स होते हैं। ग्राउंड नट, ये सब C3 प्लांट्स हैं, ठीक है। तो आज का जो क्लास है, आज का क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। आगे फिर हम इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे, फिर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।